नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास पेशकश अनकट बातें। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। बिहार का चुनावी अखाड़ा सज चुका है। तमाम पार्टियों ने अपने दावों की पोटली खोलनी शुरू कर दी है, मगर हर चुनाव में जो सिलसिला शुरू होता है वो सिलसिला होता है पाला बदलने का सिलसिला। फिलहाल इस सिलसिले की बात करें तो जेडीयू और आरजेडी में दोनों में ये सिलसिला शुरू है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ और कितनी पार्टियों में ये सिलसिला शुरू होगा ये जल्द पता चल जाएगा। बिहार चुनाव की औपचारिक तैयारी शुरू हो गई है, ये इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग ने पटना के ताज होटल में बैठक की। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये बैठक तमाम राजनीतिक दलों के साथ थी। अब दिलचस्प बात ये रही कि इस बैठक में बीजेपी और जेडीयू की मांगे अलग अलग थी, लेकिन बीजेपी और आरजेडी की मांगे एक थी। जदयू का कहना है कि चुनाव एक फेज में होना चाहिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी का कहना है कि चुनाव 2 फेज में होना चाहिए। एक तरफ ये सारी बातें शुरू है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जिन्होंने बिहार चुनाव के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, उन्होंने भी ताल ठोकते हुए ये कह दिया है कि जल्द ही जनसुराज की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। कई इंटरव्यूज में वो ये भी बोल चुके हैं कि सबसे पहले अगर कोई पार्टी लिस्ट जारी करेगी, पहली सूची जारी करेगी, तो वो हमारी पार्टी होगी। आज अनकट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के लिए लागू की जा रही योजनाएं हो या युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की भरमार, सबका आगाज हो चुका है। वहीं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पलायन के मुद्दे को हवा देने में लगे हैं। इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद पांडे सर, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 से 25 साल का अनुभव है और बिहार पर इनकी पकड़ की मजबूती भी ऐसी कि कोई हाथ न पकड़ सके। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि बिहार में लगातार पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। खासकर अगर आप ये देखेंगे तो जिन पार्टियों में ये पाला बदलने की प्रक्रिया शुरू है, उन पार्टियों में आरजेडी और जेडीयू दोनों शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक जो हैं वो पाला बदलकर आरजेडी का जो हाथ है वो बीते दिनों थाम चुके हैं। ऐसे में इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? पाला बदलने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किस पार्टी को डेंट पहुंचा सकती है? विनोद जी। जयंती जी, देखिए, जो भी पार्टियां अपने कैंडिडेट को तय करती हैं वो जीतने के आधार पर तय करती हैं। तो जो पार्टी अभी सरकार में है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर के अपने मंत्रियों का, अपने विधायकों का जो ये रिपोर्ट कार्ड होता है वो लोग बनवा लेते हैं। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही फिर उनका टिकट बंटवारे में डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जब किसी विधायक को या किसी मंत्री को लगता है कि इस बार पार्टी उनको टिकट नहीं देगी तो वो पाला बदलते हैं। ये सुविधा की राजनीति है और ये अवसरवादी राजनीति तो सभी राज्यों में होता ही है। ये एक तरह से आम बात है। अभी शाहाबाद में प्रशांत किशोर का जिस तरह से पूरे बिहार में फैक्टर चल पड़ा है, तो साहब वो अपने आप को खुद शाहाबाद का बेटा भी कहते हैं। तो शाहाबाद में भाजपा और जदयू को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसको लेकर कभी से तैयारी भी देखी जा रही है। जो लोग बाहर चले गए थे बीजेपी से, उनको अपने घर में लाने की कोशिश हो रही है। अब पवन सिंह का ही मामला देख लिए, पवन सिंह को लाने की कोशिश हो रही है। उनके साथ मीटिंग भी करवा दिया गया है। जो उनसे नाराज़ हो गए थे उपेंद्र कुशवाहा, उन दोनों को मिलाने की बात भी हो गई है। तो ये तो चलेगा राजनीति में। जैसे जैसे चुनाव की तारीख की घोषणा होगी उससे पहले बहुत सारे लोग अपना दल बदल कर सकते हैं। जी, तो आपने कहा पवन सिंह की बात आपने यहाँ पर छेड़ी। पवन सिंह की अगर बात की जाए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पवन सिंह जो है वो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ना चाह रहे थे चुनाव, लेकिन उन्हें उस सीट से जो है चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, तो नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ऐसा उस वक्त कहा गया था। अब फिर से एक बार उन्होंने कहीं ना कहीं, औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है विनोद जी इसकी, क्योंकि 5 अक्टूबर को ऐसा बताया जा रहा है कि औपचारिक घोषणा होगी कि पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है या फिर नहीं की है, लेकिन
आरएलएम के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे वो जाकर मुलाकात करते हैं, फिर जेपी नड्डा से जाकर मुलाकात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं ये तो देखिए देखा जा रहा है कि पवन सिंह जो है वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा शाहबाद सीट से वो बेटा कहते हैं खुद को वहां का, प्रशांत किशोर को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या उस सीट पर? क्योंकि प्रशांत किशोर इस वक्त बीजेपी के लिए मुश्किल बने हुए हैं, ये देखा जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बना है तो सबसे ज्यादा डेंट वो क्या बीजेपी को पहुंचाएंगे, और शायद इसी की काट निकालने के लिए पवन सिंह को चुना गया है, क्या कहना चाहिए? पवन सिंह भोजपुरी के एक अच्छे गायक हैं, लोकप्रिय गायक है, लोगों के बीच में उनकी काफ़ी पहचान है, और उनकी कास्ट का भी फैक्टर तो चुनाव में रहता ही है। वो राजपूत कास्ट से हैं, और शाहाबाद का जो पूरा इलाका है वो ब्राह्मण राजपूत के साथ साथ ओबीसी जातियों का एक बहुत बड़ा गढ़ है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोटर हैं उसमें राजपूत भी हैं। तो राजपूत वोट कहीं छिटक करके प्रशांत किशोर के साथ नहीं चले जाए, इसके लिए पवन सिंह का चेहरा का भारतीय जनता पार्टी भरसक उपयोग करना चाहेगी, और नहीं चाहेगी कि पवन सिंह कहीं इधर उधर जाएं। इसलिए पवन सिंह को वापस लाने का पुरजोर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोशिश हो रही है। आपने ये कहा कि जाति की वजह से हो सकता है कि पवन सिंह को लाया गया हो, लेकिन प्रशांत किशोर जिनके लिए पवन सिंह को लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि जाति एक फैक्टर हो सकती है लेकिन एकमात्र फैक्टर नहीं हो सकती है। लेकिन आश्वस्त तो देखिए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं कि जाति का कोई फर्क उनके ऊपर पड़ने वाला नहीं है, जबकि प्रशांत किशोर के आगे पांडे लगाया जाता है और कहा जाता है कि वो ब्राह्मण है। तो बिहार में तो जाति का फैक्टर चलता है और हर चुनाव में ये देखा गया है, इतिहास इस बात का गवाह है। क्या यहाँ प्रशांत किशोर की कही हुई बात कि जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है वो सच साबित हो सकती है? हालांकि वो अलग बात है, आपने जो जैसा कहा कि एक बड़े स्टार के तौर पर देखा जाता है पवन सिंह को, लेकिन प्रशांत किशोर को डेंट पहुंचा पाएंगे क्या? ये संभव नजर आता है क्या? देखिए, प्रशांत किशोर शुरू से ही मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं बिहार में। 3 साल से उन्होंने मेहनत की है, लोगों तक गए हैं, और जो गला फाड़ करके जो वो बातें कह रहे हैं वो बिहार के मूल समस्याओं की बात कर रहे हैं। बिहार के जो इशूज हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जातिगत आधार पर उनकी पार्टी का आकलन किया जाए। क्योंकि अगर जातीय जनगणना भी जो बिहार में हुई थी उसमें फॉरवर्ड की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दी है। तो जो ओबीसी फैक्टर है, और नीतीश कुमार ने तो अति पिछड़ा और महादलित का जो राजनीति किया, उसके आधार पर नीतीश कुमार का तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऑलरेडी बना हुआ है। तो कभी भी प्रशांत किशोर नहीं चाहेंगे कि जातीय आधार पर बिहार में चुनाव हो, मुद्दों के आधार पर चुनाव हो, क्योंकि बिहार का बदलाव की वो बात कर रहे हैं। जी, बात अगर नीतीश कुमार की निकली है तो थोड़ा नीतीश कुमार पर भी आ जाते हैं। नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा है, ये लगातार बातें फैलाई जा रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसको साफ साफ तो कहती हुई नजर नहीं आती है उनके सहयोगी बीजेपी, लेकिन इतना जरूर दिख जाता है कि खबरें जो मिल रही है विनोद जी कि नीतीश कुमार जो है वो अपने ही नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पहचान नहीं पा रहे, ऐसी भी खबरें मिली है। लगता है आपको इसमें सच्चाई? और अगर है तो नीतीश कुमार को इसका कितना नुकसान होगा? और अगर नीतीश को नुकसान होता है तो उसके सहयोगी बीजेपी को नुकसान होना संभव है क्या, या बीजेपी की अपनी एक छवि है जिसके आधार पर वो डैमेज कंट्रोल कर लेगी? जयंती जी, आपने जो ये नीतीश कुमार के बारे में ये बात कही कि वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं, बिल्कुल पटना में कल ये खबर काफ़ी उड़ी भी थी, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव लड़ने वाले जो उनके सीनियर नेता हैं उनको सारे को उन्होंने पटना में अपने आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया था, और वहाँ पर वो अगर सूत्रों की बात करें तो वो आरसीपी सिंह को खोज रहे थे, जो उनकी पार्टी को छोड़ करके प्रशांत किशोर का दामन थाम चुके हैं। और ऐसे कई सीनियर नेता जो 20 साल 25 साल से उनकी पार्टी में उनके साथ काम कर रहे हैं उसको नहीं पहचान पा रहे थे। तो ये नीतीश कुमार के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन अभी तक ये बातें सार्वजनिक नहीं हुई है, और नीतीश कुमार का चेहरा लेकर के ही जदयू के लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि उनके बेटे को भी चुनावी मैदान में उतारने की बात हो रही है। ये कितना अभी ज़मीन पर उतर पाएगा, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनके बेटे के लिए भी क्या कोई सीट चुना जा रहा है क्या, इस पर भी मंथन चल रहा है जदयू के अंदर। लेकिन नीतीश कुमार को शुरू से ही ऐसी छवि वाला नेता माना जाता है कि वो
परिवारवाद की राजनीति से बड़े दूर रहे हैं। अब अगर उनके बेटे निशांत की बात आती है तो आपने देखा होगा कि जब भी बीजेपी के नेताओं से या खुद संजय झा से कई बार सवाल किया गया इस मामले में, और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। क्या नीतीश कुमार वाकई निशांत के लिए दरवाजा खोलना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने किया तो फिर चारों ओर से वो घिर जाएंगे उस आरोप में जिस आरोप से अब तक वो बचते आए हैं। क्या कहना? देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार में एक मूल्यों की राजनीति तो शुरू की थी। शराबबंदी जो उनका एक बहुत बड़ा अमोघ अस्त्र था, वो भी मूल्यों की राजनीति के तहत ही था कि महिलाओं को वो नहीं चाहते थे कि उनके पति दारू पी करके घर में हंगामा करें। तो वो मूल्यों की राजनीति करते रहे। लोहिया को वो मानते थे। समाजवाद का जो जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको जो मंत्र दिया था, उस मंत्र को मानते थे। तो निश्चित रूप से अगर वो अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाना चाहते तो पहले से इसका प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए होते। तो अभी तो इसमें संशय बना हुआ है कि वो अपने बेटे को राजनीति में उतारेंगे या नहीं उतारेंगे। जी, नहीं उतारेंगे या उतारेंगे, इस पे संशय बना हुआ है। आपने यहाँ बहुत सारे मुद्दों की बात की, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि तेजस्वी यादव बेशक बहुत से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक भी ये क्लियर नहीं किया गया है किसी की भी तरफ से कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बार बार पूछा जाता है तेजस्वी से, वो अलग बात है कि वो इशारों में बोल देते हैं कि हम ही होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस ये कहने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आपको इसमें क्या संशय लगता? क्योंकि बहुत हास्यास्पद है कि आप कह रहे हैं कि आप सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे या गठबंधन महागठबंधन में किसी तरीके की कोई फूट नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी को घोषित नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या लगता है? देखिए, चुनावी राजनीति में तेजस्वी यादव अपने पिता का ही सहारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लालू यादव का चेहरा को ही वो लोग आगे करते हैं। और तेजस्वी का जो ये प्रयास है कि अभी से पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं हो, इसलिए खुल करके वो अपने नाम की घोषणा नहीं कर सकते हैं। और पार्टी में कोई ऐसा कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है कि जिसको वो आगे लाएं, इसलिए वो कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं कि पार्टी को एक तो एकजुट भी रखना है और दूसरा उनको चेहरा भी नहीं बताना है। तो इसलिए वो अभी इस मुद्दे पर साइलेंट है कि उनके पार्टी का चेहरा कौन होगा। पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस मुद्दे पर वो साइलेंट है। कांग्रेस की तरफ से सीटें मांगी जा रही है उनसे, और ये कहा जा रहा है कि इतनी सीटों से कम आंकड़ा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी यहाँ पे उठता है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का जो रेट रहा था, वोट परसेंटेज रहा था, वो बेहद कम था। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या फूंक कर कदम रखना चाह रहे हैं तेजस्वी इस बार? क्योंकि बार बार सवाल पूछा जाता है कि कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन इस बात पर चुप्पी साध लेते तेजस्वी, कुछ नहीं कहते। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ताओं की जो टीम है वो बिहार में बहुत ही कमज़ोर है, उनका संगठन भी कमज़ोर है। तो तेजस्वी यादव ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो भी अगर कांग्रेस को सीटें मिलेंगी वो तेजस्वी के कारण मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी जनाधार बिहार के अंदर नहीं है। पिछले बार भी उनकी बहुत ही किरकिरी हुई थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस बस सहयोगी पार्टी के रूप में रहेगी, बाकी उनका बिहार के चुनाव में इस बार कोई फैक्टर नज़र नहीं आता है। लेकिन अभी हाल ही में जो रैली हुई और वोटर अधिकार यात्रा तो निकाली ही गई, उसके बाद एक और यात्रा तेजस्वी ने निकाली, वो अलग यात्रा थी। उसमें भी एक सवाल उठा कि जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, राहुल और तेजस्वी दोनों एक साथ दिख गए, तो फिर एक अलग से यात्रा निकालने की क्या जरूरत थी तेजस्वी को? वो तो एक सवाल उठा ही। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा में जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक साथ हैं और दोनों की बराबर भूमिका है, तो फिर तो ये बहुत अलग हो जाएगा कि अगर ये कहा जाए कि अलग ही रखने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी कांग्रेस को। कांग्रेस का जो भी बिहार में जो भी थोड़ा बहुत सीन है वो व्यक्तिगत आधार पर है। जिन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी छवि को बचा के रखा है, अपना जनाधार बचा के रखा है, वही कुछ नेता बिहार में कांग्रेस के नाम पर आगे दिखाई देते हैं। लेकिन तेजस्वी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कांग्रेस का कोई वोट बैंक बिहार में नहीं है। तो वो जो बी टीम के रूप में ही कांग्रेस तेजस्वी के साथ जुड़ी रहेगी, इससे ज़्यादा कांग्रेस का वहाँ कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस का जनाधार नहीं है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर भी मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षा से जुड़ा, पलायन से जुड़ा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष के तौर पर तेजस्वी भी यही मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है विनोद जी कि जितना पलायन लालू के राज में हुआ है, लालू प्रसाद यादव के राज में, उतना पलायन अभी नहीं हुआ है।
ये सम्राट चौधरी भी कई बार कह चुके हैं, बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है, जदयू की तरफ से भी कहा जाता है, खुद नीतीश कुमार कितनी बार कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ होता था जी। इसके बाद अगर ये स्थिति देखी जाए तो पलायन का मुद्दा एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के बजाय ये नहीं होना चाहिए कि उस पर सुधार हो। असल में सुधार कर कौन सकता है, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। क्या लगता है? देखिए, पलायन का मुद्दा तो बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर पार्टियां मांग कर रही हैं कि छठ पूजा के बाद मतदान हो, तो इसके पीछे भी यही पलायन का ही मुद्दा है। क्योंकि छठ पूजा ही एक ऐसा अवसर होता है जब पूरे देश के जो प्रवासी बिहारी जिन अलग अलग राज्यों में रहते हैं वो छठ पूजा में निश्चित तौर पर अपने घर जाते हैं। तो सभी को उम्मीद है कि वो जो बाहर के बिहार के लोग अपने अपने राज्य में लौटेंगे तो उनके पक्ष में मतदान करेंगे। प्रशांत किशोर ने पलायन के मुद्दों को बहुत हाईलाइट किया है। अब यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, उन्होंने कहा कि मैं बिहार में रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा ताकि जो भी पलायन का जो सवाल है वो पलायन रुके। आज बिहार में पलायन का सबसे बड़ा कारण है कि उद्योगों के प्रति कोई भी किसी भी सरकार ने वहाँ ध्यान नहीं दिया। जो टैलेंट वहाँ से बाहर गया, जो बिजनेसमैन वहाँ से बाहर गए, ये कहीं ना कहीं बिहार को बहुत बड़ी क्षति पहुँचाई, जिसके कारण बिहार का जो टैलेंट है वो बाहर निकल के दूसरे जगह जॉब के लिए जाने लगा। तो ये तो मुद्दा बिहार में रहने वाला है। अब ये जो पलायन किए हुए लोग हैं, अगर वो छठ पूजा में बिहार जाते हैं तो किस ओर उनका झुकाव है, ये एक बहुत ही अहम फैक्टर रहेगा चुनाव में इस बार। जी, प्रशांत किशोर ने कुछ और सवाल भी उठाए थे, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हो जिसमें उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं पर आरोप लगाया। फिर आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है अभी कि वो रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश जो है बिहार में करेंगे। प्रशांत किशोर इसी बात पर चोट कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बिहार से गुजरात तक एक ट्रेन चलती है और बिहार के युवा मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते हैं तो इसमें कोई विकास नहीं है। इस तरीके के आरोप प्रशांत किशोर लगा चुके हैं। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को भी उतना ही डेंट पहुंचाएंगे जितनी आशंका लग रही है कि दूसरी पार्टियों को पहुंचाएंगे? क्या लगता है आपको, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है प्रशांत किशोर? देखिए, महात्मा गांधी ने भी बिहार की भूमि को, चंपारण की भूमि को नील से जुड़े किसानों के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। तो इस बार जो बिहार का चुनाव हो रहा है उसमें चंपारण का इलाका बड़ा अहम हो गया है। चंपारण में ही प्रशांत किशोर ने जाकर के युवाओं को जागृत किया और उनको पलायन के मुद्दे पर, उनकी समस्याओं को, शिक्षा के मुद्दे को लेकर के जो अपना जो जन स्वराज यात्रा निकाली थी उसमें चंपारण बहुत अहम हुआ था। प्रधानमंत्री भी वहाँ पर गए और प्रशांत किशोर बार बार ये बात कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री चाहते तो बिहार में काफ़ी उद्योग लगता है। जिस चीनी मिलों की बात वो करते थे वो चीनी मिल भी वहाँ स्टार्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो चीनी मिल का जो ज़मीन था वो सब ज़मीन बेच दिया गया और उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही खरीदा। तो प्रशांत किशोर का ये जो बार बार ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भाई आप चाहते तो पलायन रुक सकता था। आप 10 साल से केंद्र में सरकार में हैं लेकिन आपने पलायन रोकने के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। तो अब प्रशांत किशोर ने जब ये मुद्दा उठाया है तो प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दे पर जवाब देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू की ये सवाल चुभ रहा है कि प्रशांत किशोर जो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं उससे उनको नुकसान हो सकता है। हालांकि देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि सिर्फ प्रशांत किशोर ही बीजेपी को नहीं घेरे, बीजेपी भी प्रशांत किशोर को घेरी है। शुरुआत में अगर आपने देखा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है या जदयू के कई नेता है वो बहुत प्रशांत किशोर को नेग्लेक्ट करते हुए नजर आए कि किसी भी तरीके से चर्चा ना हो या स्ट्रीमलाइन में एक तरीके से दो ही गठबंधन रहे या एनडीए वर्सेस महागठबंधन का फॉर्मूला जो है वो रहे, बीच में प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो ना आए। लेकिन कुछ ना कुछ करके बयान देकर प्रशांत किशोर अब लाइमलाइट में आ ही गए हैं। बीजेपी की तरफ से भी प्रशांत किशोर को बहुत घेरा जा रहा है। एक सवाल तो ये भी उठता है कि प्रशांत किशोर जो अभी जिन लोगों को घेर रहे हैं किसी समय में उन्हीं लोगों के लिए कैंपेन कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, कितने पार्टियों के मैनिफेस्टो तैयार कर चुके हैं। तो उनपे भरोसा कैसे किया जाए? जदयू के उपाध्यक्ष वो रह चुके हैं, अब उन्हीं नीतीश कुमार को घेरना है जिसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो कैसे जनता भरोसा करेगी कि आप जिनके साथ कल तक थे आज आप उन्हीं के खिलाफ हैं और फिर बिहार को बोल रहे हैं कि आपने बिहार को बदला नहीं है? तो उस वक्त तो चुनाव को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने उन्हीं पार्टियों का साथ दिया था जिनके खिलाफ आज आप हैं।
देखिए, प्रशांत किशोर पटना के साइंस कॉलेज के मेधावी छात्र रहे हैं। इसके बाद उन्होंने यूएन में जाकर के भी नौकरी की। वो एक अच्छे परिवार के लड़के हैं, लेकिन जब वो दूसरी पार्टियों के लिए बार बार वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का खुलासा भी करते हैं, जयंती जी, जो आपने सवाल किया, वो दूसरी पार्टियों के साथ काम किए, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनली काम किया है। उनके साथ उनको मुद्दों पर उनको सपोर्ट किया है, और वो आज भी नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हैं कि भाई मैं 2015 के नीतीश कुमार को, 2005 के नीतीश कुमार को और अभी के नीतीश कुमार में काफ़ी अंतर है। तो इस अंतर को देखते हुए वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्यों विरोध कर रहे हैं, इसका भी वो खुलासा करते हैं। अब देखिए, सम्राट चौधरी जैसे दूसरे पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल के थे, वो जनता दल यूनाइटेड में आते हैं, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी के अंदर कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिलता है। वो प्रदेश अध्यक्ष जैसा जो संगठन का पद है, वो भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को सौंप देती है, उनको डिप्टी सीएम बनाती है। आखिर किस कारण से? कास्ट पॉलिटिक्स के लिए, उनके कुशवाहा जाति का वोट लेने के लिए। अब प्रशांत किशोर ने उनके वजीर पर ही अटैक कर दिया है। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के वजीर पर ही अटैक किया है और उनको कुशवाहा जाति के नरसंहार का ही एक अभियुक्त बताया है। और उसको लेकर के बिहार के सियासत में काफ़ी गर्माहट का माहौल अभी पैदा हो चुका है। और दूसरा जो अशोक चौधरी हैं, जो जदयू के सिपह सलार माने जाते हैं, वजीर माने जाते हैं, उनको यानी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों पार्टियों के वजीर को ही घायल कर दिया है। अब ये दोनों नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बहुत ही हमलावर तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं और इसकी तैयारी उन्होंने पिछले 3 साल से किया है। और जो सिर्फ कार्यालय में बैठ करके डेटा पर वो सरकार बना देते थे, सरकार बनाने का कैंपेन करते थे, अब वही नेता जब ज़मीन पर उतर जाता है, 3 साल तक अध्ययन करता है, गांव-गांव जा कर के। विनोद जी, सवाल तो यही है कि इतने समय तक पार्टीज का कैंपेन उन्होंने संभाला और अब वो कह रहे हैं कि वो बिहार में सरकार बनाएंगे। किसी भी पार्टी को किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए समय लगता है। आप पहले चुनाव में खड़े होकर ये कहेंगे कि इतनी सीटें, 40 सीटों का दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो 40 सीटें लाना प्रशांत किशोर के लिए क्या ये वाकई संभव हो सकता है या सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं? मतलब दम नहीं है, अंदरूनी दावे में कोई दम नहीं है, लेकिन बाहरी दावा पूरे पुख्ता तरीके से रख रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, जो पिछला चुनाव बिहार विधानसभा का हुआ था उसमें राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी का अलायंस के साथ बहुत ज़्यादा वोटों का प्रतिशत का अंतर नहीं था। 25-50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, मतलब मामूली अंतर ही दोनों पार्टियों के बीच में था। लेकिन इसके बाद जो मेन फैक्टर यहाँ पर जो काम कर रहा है प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर ने देखा कि 28% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने ना राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया, ना भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उन्होंने या तो नोटा को दिया या किसी अन्य को दे दिया। तो प्रशांत किशोर ने सबसे पहले ये 28% वोट को ही अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने 3 साल तक डेटा इकट्ठा किया। जो बदलाव चाहते हैं ऐसे लोगों की उन्होंने टीम बनाई और इस टीम के आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। आज उनका जो कैलकुलेशन है कि 28% वोट में से मुझे कितना मिलता है, और फिर एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय जनता दल का जो गुंडा मतलब जो जंगल राज का मामला था, और ये मुद्दा भी उन्होंने चुनाव में उठा दिया। ये मुद्दा उन्होंने उठा दिया शिल्पी गौतम हत्याकांड की चर्चा करके। लोग आज शिल्पी गौतम हत्याकांड के मामले को सर्च कर रहे हैं, उसमें साधु यादव ट्रोल हो रहे हैं, तो सम्राट चौधरी भी ट्रोल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के तहत जो 28% वोट बैंक है उसमें से वो कितना खींचते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का कितना खींचते हैं, और लालू यादव के जंगल राज को याद दिला करके उनके वोट बैंक में कितना सेंध लगाते हैं। तो 40 सीट का जो वो दावा कर रहे हैं, अगर उसको ज़मीनी हकीकत में देखा जाए तो इसके आसपास उनका सीट रह सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी उनके बात से मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या जदयू का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और लालू यादव का जो भय लोगों के अंदर अभी भी बैठा हुआ है, अगर वो सारे फैक्टर काम करते हैं तो बिहार में बदलाव की बयार अगर हो जाए तो ये किसी के लिए हैरत की बात नहीं होगी। देखिए, आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी है, उस पर मैं आने वाली थी। अब आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि एंटी इनकम्बेंसी वाकई में है क्या? क्योंकि अभी कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 22 मंत्री और 80 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बिहार में चल रही है। इसका फायदा जो है किसको मिलेगा?
प्रशांत किशोर को ज्यादा मिलेगा या तेजस्वी को मिलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है, यहाँ पे ये भी उठता है कि एंटी इनकम्बेंसी है भी या नहीं है, क्योंकि ऐसे कई राज्य हुए विनोद जी जहां पर चुनाव के वक्त में ये कहा जाता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन आखिरी समय में पासा पलटा है और फिर से जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले आए हैं। क्या इस बार भी ये हो सकता है? इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति की वजह से नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है किसी एक को, या हो सकता है कि बीजेपी को ही हो, एंटी इनकम्बेंसी ना हो तो ये बात फैलाई जा रही हो? देखिए, जो चेहरा आधारित दल हैं, जैसे लालू यादव का पार्टी हो गया, नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, तो जो चेहरा आधारित दल है, अगर वो पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसमें ऑफिसर लोगों से राज करवाया जाता है। जो अधिकारी लोग होते हैं उनके माध्यम से सत्ता का संचालन होता है। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में अधिकारियों को पूरी छूट दी, और निश्चित रूप से जब अधिकारियों को छूट मिलती है तो जो पब्लिक का, जो लोकतंत्र का जो अपना कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में, उसका कहीं ना कहीं हनन होता है। जो राजनेता जिस हिसाब से लोगों को न्याय दिलवा सकता है, अधिकारी उस उतने संवेदनशील होकर के काम नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण एंटी इनकम्बेंसी पैदा होता है। नीतीश कुमार ने जो शासन किया उसमें अधिकारियों को बहुत छूट थी, इसके कारण कहीं ना कहीं नाराज़गी तो नीतीश कुमार के सरकार के प्रति पैदा हुई है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहेगा तभी मंत्रियों के निगेटिव मार्किंग हुए हैं, विधायकों के निगेटिव मार्किंग हुए हैं, तो ये तो रहने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी तो है, एंटी इनकम्बेंसी है। मेरा बहुत आखिरी सवाल कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन क्या इसका नुकसान जेडीयू को ज़्यादा होगा? क्योंकि वाकई में यहाँ नीतीश कुमार जो है, बेशक वो पाला बदलते रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही विराजमान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या इसी स्थिति को देखते हुए जदयू को टिकटें देंगी? क्योंकि पिछले चुनाव में भी जदयू का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा अगर देखा जाए तो। क्या उसके आधार पर जेडीयू को इस बार टिकट मिलने वाली है? क्योंकि दूसरी पार्टी तो जेडीयू ही है अगर देखा जाए एनडीए में। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सीटों के मामले में जदयू को दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही अब उनकी चुनावी बेहतरनी पार लग सकती है। जो भी एंटी इनकम्बेंसी है या प्रशांत किशोर का जो भी फैक्टर है, अगर उस फैक्टर को अगर कोई मिनिमाइज कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। इसके लिए अमित शाह का दौरा बिहार में शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री भी बिहार में जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सीटों के मामले में जदयू को निश्चित रूप से दबाएगी, और उसका फ़ायदा लेकर के वो अपना कैंपेन चलाने का इरादा रखती है। जी, तो ये थी आज बिहार पर चर्चा, और बिहार को लेकर हमने काफ़ी मुद्दों पर बात की विनोद जी से, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी ही बाखूबी से दिया। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि 25 से 30 साल का अनुभव वो रखते हैं, तो आपको ये अनुभव नज़र आया होगा अपने ये अनकट के पूरे एपिसोड में। तो आपकी इस पूरे अनकट एपिसोड पर राय क्या है, ये हम जानना चाहेंगे, तो हमें कमेंट करके वो राय ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अनकट के ऐसे ही विषय के साथ, एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।